हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। आज के फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम से बढ़िया। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो जो आ रही है आज, जो मैं बनाने लग रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद बनाने लग रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था। जल्दी से काम पेंडिंग पड़े थे, वो काम निपटाए हैं मैंने अपने शॉप के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहें। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर करना। भाई पिछली वीडियो पे भी कमेंट नहीं आए हैं तो जरूर करना। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी बढ़ाना है हमें। जैसे जैसे आप भी सपोर्ट करोगे तो वैसे वैसे मैं भी आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। अभी राइडिंग नहीं हो रही है, उसका भी रीज़न है, तो उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या रीज़न चल रहा है जिसलिए मैं ये अभी वीडियोस डाल रहा हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहा हूँ मैं आपके लिए। तो जैसे ही मेरे काम जो है निपट जाएंगे तो वैसे ही हम निकल लेंगे अपनी राइड के लिए, जल्द ही निकलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हमने पिछली 2 वीडियो बनाई है लेह लद्दाख की, जो ये सीरीज चल रही है, इसमें पहली जो वीडियो बनाई थी लेह लद्दाख कैसे पहुँचा जाए, और जो ये सेकेंड वीडियो बनाई थी हमने इससे पहले वाली कि लेह लद्दाख जाने के लिए रूट प्लान कैसे करें, और जो आज ये 3rd वीडियो बन रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेह लद्दाख के अंदर कौन कौन सी घूमने की जगह है। तो आइए शुरू करते हैं। लेह लद्दाख में कौन कौन सी घूमने की जगह है। तो लेह लद्दाख, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि लद्दाख जो भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है नई। और लेह लद्दाख यानी कि जो अपने ऊंचे पहाड़ों, झीलों, नदियां, जो बौद्ध मठ हैं और धार्मिक जो स्थल है ना, उससे जो है परिपूर्ण है बिल्कुल। तो आज मैं आपको लद्दाख के ऐसे ही जो घूमने की जगह है उनके बारे में बताऊंगा, जिससे आपको लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य, शांत प्रकृति वातावरण और उसके आसपास के जो भी खूबसूरत नज़ारे हैं ना, उनको आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे कैसे हैं। और इन्हीं नज़ारों की वजह से जो पर्यटक है वो लेह लद्दाख आते हैं बहुत, यानी कि आप ये लगा सकते हैं कि भीड़ होती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, बाइकर्स की, ट्रैवलर्स की, जितने भी है, यानी कि बहुत भीड़ होती है। और अपने जो लेह लद्दाख है ना, अपनी पहाड़ियों और जो गहरी नीली झीलें हैं और जो सुंदर सड़कें हैं, इन्हीं की वजह से जो है फेमस है सबसे ज़्यादा। और जो इसके कठिन जो रास्ते हैं इनकी एडवेंचरस से भरे हुए हैं, और जो सुंदर मठ हैं और बर्फबारी, जो चोटियों पर बर्फ होती रहती है, तो उनकी वजह से बहुत ही बढ़िया बेस्ट जगह मानी जाती है लेह लद्दाख। तो अगर सफ़र आपका ख़त्म भी हो जाता है ना, लेह लद्दाख आप घूम भी लेते हो, तो वो उसके बाद जैसे ही आप वापस घर आते हैं तो लेह लद्दाख आपके ख्यालों में बार बार घूमता है। यानी कि आपके जो सपने भी हैं, सपने में बार बार आप वही चीज़ घूमते रहते हो कि हाँ लेह लद्दाख में आप घूम रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी जगहें हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि जो हमारा लेह के अंदर है ना, यानी कि घूमने के लिए जो लेह के बिल्कुल आसपास है, नज़दीक है लेह मार्केट के, लेह शहर के। तो उसमें तो सबसे पहले जो है लेह मार्केट आप घूम सकते हैं। लेह पैलेस है वहाँ पर, और शांति स्तूपा है, स्टोक पैलेस है, जहाँ आप इजिली पास में, यानी कि एक दिन में आप ये घूम सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेन घूमने वाली जगह है, जो मेन है वो है जैसे खारदुंगला पास है, नुब्रा वैली है, पेंगोंग लेक है, जांस्कार वैली है, और चादर ट्रैक अगर आप करना चाहते हैं तो चादर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। पत्थर साहिब है, आते हुए जैसे हम कारगिल से आते हैं लेह की तरफ तो बीच में पड़ता है पत्थर साहिब। तुर्तुक विलेज है, काफ़ी विलेज भी है, यानी कि रुमतसे भी है, चौंगथांग जो घूमने की जगह है, हमस है, हमस जो मॉनेस्ट्री है वो भी है, और उसके बाद शोमरीरी लेक है, मैग्नेटिक हिल है, और डिस्किट मठ है। बहुत से यानी कि आपको देखने के लिए ये जितने भी प्लेस हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और इनमें से घूमे बिना तो यानी कि आप लद्दाख, अगर ये नहीं घूमे तो लद्दाख नहीं घूमे आप। तो जैसे ही मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो में, जैसे ही हम लेह पहुँच जाते हैं ना, तो लेह पहुँच करके हम जो एक दिन अपने आप को क्लेमेटाइज करते हैं, वो रेस्ट करते हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट डे हम जो है रेस्ट करते हैं। और रहने के लिए अगर आप जैसे ही लेह में रुक रहे हैं तो लेह में आप होटल भी ले सकते हैं, हॉस्टल भी ले सकते हैं, और होम स्टे भी काफ़ी हैं। आप अगर चीप आपका यानी कि जो बजट है
अगर वो कम है तो आप ले सकते हैं होम स्टे, हॉस्टल है जहाँ पर रुक सकते हैं आप, तो वो आपको चीप पड़ेगा जहाँ तक है, यानी कि 500 to 700 रुपीज़ में आपको रूम वगैरह यानी कि होम स्टे मिल जाएगा। और अगर इतना भी आप खर्च नहीं करना चाहते तो आप अपना कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग टेंट लगा सकते हैं कहीं पर भी पूछ करके। और अगर आपकी जेब अलाउ करती है यानी कि आपका बजट है तो आप होटल में भी रुक सकते हैं। होटल आपको 1000, 2000, 3000 इतने में भी मिल जाएगा। तो हम बाइकर्स हैं और बाइकर्स जो है अपना बजट भी देख के चलते हैं, तो हम जैसे भी है हम होम स्टे ले लेते हैं। तो हमने होम स्टे ले लिया, होम स्टे में हम रुके और फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, जैसे ही मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में हम जल्दी से जल्दी डीसी ऑफिस चलते हैं और डीसी ऑफिस जाकर के हम अपना इनर लाइन परमिट होता है वो बनवा लेते हैं। वो सबसे ज्यादा जरूरी है लेह लद्दाख में अगर आपको घूमना है, उसके बिना, उस इनर लाइन परमिट के बिना आप लेह लद्दाख बिल्कुल नहीं घूम सकते। तो सबसे पहले डीसी ऑफिस जाइए, वहां पर आप अपना इनर लाइन परमिट बनवा लीजिए और कौन कौन सी आपको जगह कवर करनी है तो आप उस फॉर्म में फिल कर दीजिए। और आपको अपने आईडी प्रूफ्स, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड जो भी है और अपना वोटर कार्ड, अपना पासपोर्ट, आप कुछ भी आईडी ले सकते हैं साथ में, जरूर मैंडेटरी है ये, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। और जो आपके बाइक या गाड़ी से जा रहे हो तो उसकी आरसी वगैरह जो भी है आपको, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपके पास होने जरूरी हैं। जो डीसी ऑफिस की टाइमिंग है वो है 9 से लेकर के 3:30 बजे के अराउंड है, तो उसके बीच बीच में आप अपना इनर लाइन परमिट भी बनवा लीजिए जरूर। और इसके अलावा जैसे यानी कि आप लेह के अंदर रुक रहे हैं तो आपको पर डे 20 रुपीज पे करना होगा वहां पर जैसे ही आप रह रहे हैं, तो वो वहां पर मैंडेटरी है आपको इनर लाइन परमिट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद सेकंड आपको इन्वायरमेंट के लिए भी आपको वहां पर पर्ची कटवानी पड़ेगी, जो इन्वायरमेंट के वातावरण के लिए जो वहां का परमिट है उसको लेना है। तो आपको जहां तक 400 रुपये की फीस लगेगी, आपकी पर्ची लगेगी, तो वो भी आपको अपने पास लेनी जरूरी है। और जो बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए मैंडेटरी नहीं है। जो अगर छोटा बच्चा कोई जा रहा है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि 14 साल तक के बच्चे के लिए, सिर्फ 14 साल तक के बच्चे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है उसको जो इनर लाइन परमिट बनवाना पड़े। ठीक है, आपको अपना परमिट जो है उसकी यानी कि सॉफ्ट कॉपी भी रखनी पड़ेगी और हार्ड कॉपी भी रखनी पड़ेगी। जो बीच में वहाँ पर चौकियाँ वगैरह आती हैं तो वहाँ पर चेकिंग होती है और आपके व्हीकल की भी चेकिंग होती है और साथ में ही आपके परमिट की भी चेकिंग हुई, तब आप उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज हम। तो कौन कौन सी घूमने की जगह है, जो सबसे पहले आता है यानी कि जो हमारा फर्स्ट डे था, हमने इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट आप अपने आप भी बनवा सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी ले सकते हो। और उसके बाद वहां पर आप किसी भी होटल, जो होम स्टे वाले हैं या जो ड्राइवर वगैरह टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, उनके थ्रू भी आप अपना इनर परमिट लाइन बनवा सकते हो, इनर लाइन परमिट बनवा सकते हो। तो वो भी आपको बनवा के दे देंगे, अगर उनको अपनी फीस लेनी होगी तो वो ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद आता है हमारा, सबसे पहले हम जैसे लोकल मार्केट में घूमते हैं, इनर लाइन परमिट के लिए हमने अप्लाई कर दिया, तो आप कौन कौन से उसी दिन में आप कौन कौन से जगह आप कवर कर सकते हैं, उसमें से है सबसे पहले लेह पैलेस। लेह पैलेस के बारे में आपको बताता हूँ। लेह पैलेस बहुत ही बढ़िया यानी कि घूमने का प्लेस है। लेह पैलेस जिसे लांचन पालकर के नाम से भी जाना जाता है और जो लेह लद्दाख का एक ऐतिहासिक स्थल है, इसका भी अपनी हिस्ट्री है और देश के एक ऐतिहासिक समृद्ध संपदाओं में से जो है ये एक है। इस भव्य और आकर्षक संरचना को ना 17वीं शताब्दी में राजा सेंगेंग नामग्याल के नाम से है, तो ये एक शाही महल के रूप में बनवाया गया था और इस हवेली में जो राजा और उनका परिवार रहता था पूरा। और लेह पैलेस अपने समय में यानी कि सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसमें 9 मंजिलें हैं और उन 9 मंजिलों में यानी कि जो सबसे टॉप वाली मंजिल है वहां से आपको पूरा लेह शहर जो है वो देखने को मिलेगा और बहुत ही बढ़िया यानी कि वहां से जो व्यू आता है। तो लेह पैलेस के बाद आप जा सकते हैं शांति स्तूपा। तो लेह से जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शांति स्तूप, और एक सफेद गुंबददार जो स्तूप है उसकी तरह से दिखाई देता है ये, जो एक खड़ी पहाड़ी की छोटी सी ना जो चोटी पर बना हुआ है, बिल्कुल पहाड़ी की ना चोटी पर बना हुआ है। और इस स्तूप को लेह में एक महत्वपूर्ण पर्यटक
आकर्षण का केंद्र माना जाता है। और समुद्र तल से जो लगभग इसकी जो हाइट है ना वो 4267 मीटर की जो ऊंचाई पर बना हुआ है ये, और बर्फ से जो ढकी हुई जो पहाड़ों की जो चोटी है ना उनसे घिरा हुआ रहता है। इतना सुंदर दृश्य आता है ना, और इसके आसपास का जो भी दृश्य है वो बहुत ही मनोरम है, यानी कि मन को भाने वाला है। इस स्तूप पे ना एक स्वर्ण बुद्ध की मूर्ति और उनके जन्म और मृत्यु के जो चित्र दिखाए गए हैं, इसमें दर्शाए गए हैं। जैसे जैसे आप वहां की सीढ़ियों पर अपने कदम बढ़ाएंगे तो आपको हर कदम पर एक नया नजारा देखने को मिलेगा। और 1985 में दलाई लामा ने इस शांति स्तूपा का जो उद्घाटन किया था। यदि आप लेह में घूमने के स्थानों के बीच शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो इस शांति स्तूपा से बेहतर जगह कोई नहीं है। यहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद आता है स्टोक पैलेस। तो उसकी बताता हूँ मैं आपको, का नाम है स्टोक पैलेस। स्टोक पैलेस जो है सिंधु नदी के यानी कि करीब स्थित है, यानी कि उसके बिल्कुल करीब पड़ता है। ये जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर जिसे हम बोलते हैं, तो वो स्टोक पैलेस के पास ही है, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है उससे भी। तो लेह लद्दाख में देखने की जो सबसे बढ़िया जगहों में से एक है स्टोक पैलेस। तो इस महल को ना 1825 ईस्वी में राजा तसेपल तोंदुप नामग्याल के नाम से राजा थे, तो उन्होंने बनवाया था। जो लेह के अंदर ये भी एक आकर्षण का केंद्र है, यानी कि यहाँ पर भी जो पर्यटक है अपनी तरफ इसके जो महल की जो वास्तुकला है, डिजाइन है जो सुंदर इसके, यानी कि चारों तरफ जो इसमें उद्यान बने हुए हैं, तो उन दृश्यों को देख करके भी यानी कि जो पर्यटक है इसकी तरफ खींचा चला आता है अपने आप, यानी कि देखने को मजबूर हो जाते हैं। इतना बढ़िया जो प्लेस है यानी कि ये। तो इसके साथ ही यानी कि जो महल में शाही पोशाक जो उस समय के राजा रानी जो भी यानी कि डालते थे, तो उस समय की इसी महल के अंदर शाही पोशाकें भी हैं, मुकुट है और सिपाहियों की जो क्या बोलते हैं ऐसे ड्रेसेस हैं वो भी। और इसके अलावा जो शाही सामग्रियां भी हैं उनको भी देखने को मिलेगा। और स्टोक पैलेस को देखने के लिए लोग यानी कि जीप और टैक्सियों के माध्यम से भी यानी कि आसानी से पहुंच सकते हैं। इतना बढ़िया यानी कि बहुत ही बढ़िया ये पैलेस है। अगर वहां पर आप लेह लद्दाख जाते हैं तो ये जगह जरूर घूमिए। तो दोस्तों इन तीनों प्लेसों को यानी कि घूमने के बाद आपका फर्स्ट डे जो है कंप्लीट हो जाएगा, आप रेस्ट कीजिए। तो उसके बाद हमारा सेकंड डे होता है। सेकंड डे हमें सुबह सुबह जल्दी से निकलना होगा खारदुंगला पास के लिए, जो वर्ल्ड का सबसे पहले हाईएस्ट मोटरेबल रोड पहले खारदुंगला ही था, बट अब ये सेकंड नंबर पे आ गया। इससे पहले अब जो फर्स्ट पे आ गया वो है उमलिंगला पास, और खारदुंगला पास जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया है। इसकी हाइट जो है 18,000 फीट के समथिंग कुछ है, तो ये भी अब बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है। और जल्दी से यहाँ पर क्लाइमेट वगैरह जो है बहुत चेंज होता है, और यहाँ पर ज्यादा देर तक व्यक्ति जो है रुक नहीं सकता। तो सिकनेस होने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो भी यानी कि खारदुंगला पास यहाँ पे जाए तो आपका मेडिकल एक बार चेकअप जो है वो जरूर करवा लीजिए, क्योंकि पता नहीं होता कई बार सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो काफी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यानी कि काफी दिक्कत हुई है खारदुंगला पास पर जाने के लिए, तो इसलिए सबसे पहले अपने पास एक ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो जरूर रख लें, जिससे ताकि कई बार ये है कि सांस लेने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस सिलेंडर को ले सकें, यूज कर सके सांस लेने के लिए। तो और इसके बाद जैसे ही हम यानी कि निकलते हैं, सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे, अपना फ्यूल फिलअप करवाते हैं अपनी बाइक के अंदर और सीधा जाते हैं खारदुंगला पास के लिए, जो काराकोरम रेंज के अंदर आता है यानी कि ये। और जो ये पास है ये यानी कि नुब्रा घाटी के जो नुब्रा वैली है ना, नुब्रा वैली में आपको प्रवेश करना है, तो खारदुंगला पास उसका यानी कि प्रवेश द्वार है, जिससे आप क्रॉस करने के बाद सीधा नुब्रा वैली में आप प्रवेश कर जाएंगे। और खारदुंगला पास लेह से यानी कि 40 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस है। तो खारदुंगला पास भी बहुत ही बढ़िया यानी कि एक प्लेस है घूमने के लिए। तो इसके बाद आता है वो है नुब्रा वैली। तो जैसे ही आप फर्स्ट डे में अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं, अगर आपका नुब्रा वैली जाने का भी प्लान है, तो आप वहीं से आगे नुब्रा वैली के लिए भी निकल सकते हैं। तो खारदुंगला क्रॉस करने के बाद सीधा आप नुब्रा वैली में एंटर कर जाएंगे। और नुब्रा वैली यानी कि जो लद्दाख के खूबसूरत पहाड़ों में बसी हुई है, और नुब्रा का मतलब है फूलों की घाटी, इसी वजह से इसे लद्दाख के यानी कि बाग के नाम से भी जाना जाता है। और चारों तरफ जो ऊंचे रंग बिरंगे पहाड़, ग्लेशियर, नदियां, यहाँ की जो सुंदरता है ना, वो 4 चांद लगाने के काम आती है बिल्कुल ही, यानी कि 4 चांद लग जाते हैं जब नुब्रा वैली में आप पहुंचते हैं, एंटर करते हैं। नुब्रा वैली में यानी कि ऊंट की सवारी भी आप कर सकते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यानी कि जो 2 काठी के यानी कि
वहाँ के जो ऊँट है यानी कि 2 काठी बनी होती है उनके ऊपर, तो छोटे हाइट के होते हैं, तो वैसे ही ऊँट है उनकी भी आप सवारी कर सकते हैं। और बहुत ही बड़े यानी कि पैसा वसूल जगह है और ये आपकी ट्रिप को ना यादगार बना देगी। तो नुब्रा वैली में भी आप घूम सकते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लद्दाख में एक जगह और है घूमने के लिए, पैनामिक। और पैनामिक जो है नुब्रा घाटी का यानी कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाली जगह है। यदि आप डिस्कित रास्ते में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट से आप अगर पैनामिक जा रहे हैं तो आपको यहाँ से कम 55 किलोमीटर का जो रास्ता तय करना होगा। पैनामिक की जो खास बात है वो यह है कि यहाँ पर औषधियाँ वगैरह भी मिलेंगी और सल्फर के झरने मिलेंगे। और अगर आपको ऊंचाई पर परेशानी हो रही है तो इन झरनों पर आप स्नान भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। और यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास में है। और ग्लेशियर के यानी कि कुछ किलोमीटर पहले ही यानी कि गर्म झरना भी आपको मिलता है, जो अपने आप में यानी कि कुदरत का एक करिश्मा है। और पैनामिक नुब्रा घाटी की यानी कि आखिरी जगह है और यहाँ तक आपको यहीं तक लास्ट आपको आने की अनुमति मिलेगी और इससे आगे आप नहीं जा सकते। इसके बाद सिर्फ आर्मी के लोग ही जा सकते हैं। इसके बाद आता है चादर ट्रैक, और चादर ट्रैक जो है ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। और ये आपको करने को मिलेगा जांस्कार रिवर के ऊपर, क्योंकि ये सर्दियों में बिल्कुल जम जाती है और काफ़ी मोटी इसकी परत होती है। और इस पर यानी कि लोग जो है चादर ट्रैक करते हैं, यानी कि ट्रैकिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाते हैं जांस्कार रिवर के ऊपर से होकर के। आपको ये ट्रैक कई दिनों का होगा आपका, और इसी में ही आपको बीच में रुक करके यानी कि आपको खाना वगैरह भी सब कुछ देंगे। ये टूरिस्ट गाइड जो होते हैं वो आपको गाइड करेंगे इसमें, और आप जांस्कार ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी कि चादर ट्रैक जो है वो भी कर सकते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बढ़िया यानी कि एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। यहाँ पर आप कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग, मोटर बाइकिंग, एडवेंचर पूरा कर सकते हैं। तो जिसको भी एडवेंचर करना है तो वो लेह लद्दाख मिस मत करे, लेह लद्दाख जरूर आए। तो इसके बाद आता है पेंगोंग लेक, जो प्लू पेंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास काफ़ी ज़्यादा यानी कि फेमस है ये झील, जो कि 12 किलोमीटर लंबी है भारत के अंदर और भारत से तिब्बत तक यानी कि जो ये फैली हुई है। और झील है यानी कि जो लेक की जो हाइट है यानी कि समुद्र तल से यानी कि जो 4300 मीटर की ऊंचाई पर इसकी यानी कि हाइट है, इतनी ऊंचाई पर यानी कि ये वहाँ पर बसी हुई है ये झील। इस झील की वजह से ही ना यहाँ का जो तापमान है ना -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। इससे ज़्यादा ना ज़्यादा कम होता है यानी कि -5 डिग्री से, और ना 10 डिग्री से ज़्यादा होता है। यानी कि सर्दियों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो -5 डिग्री तक रहता है और गर्मियों में जो है 10 डिग्री तक इसका मौसम बना रहता है। और इस झील को यानी कि पेंगोंग त्सो के नाम से भी जाना, त्सो तिब्बती भाषा में बोलते हैं। और ये भी लद्दाख का एक बहुत बढ़िया यानी कि पर्यटन स्थल है। और लेह लद्दाख की जो एक खूबसूरत जगह होने के कारण यहाँ पर काफ़ी यानी कि कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। और पेंगोंग झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, क्रिस्टल जो इसका जल है ना बिल्कुल यानी कि जो पानी है इसका क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल ही। और वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं यानी कि कोमल पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल यानी कि दरदरी सी हैं मिट्टी के, और जिनकी वजह से ये भी यानी कि एक प्रमुख केंद्र है लेह लद्दाख का घूमने के लिए। तो चांगथांग ये जो जगह है ये लद्दाख के यानी कि बाकी जगहों में से यानी कि उसकी तुलना में से कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। और इसी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो गर्मियों के अंदर यानी कि गर्म कपड़े डालने की उनको ज़रूरत पड़ती है। चांगथांग में आपको जो चंगपा बंजारे हैं वो उनकी जनजाति आपको देखने को मिलेगी, जो यानी कि चंगपा नोमैड के नाम से भी यानी कि जाने जाते हैं। और ये लोग जो है पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और ये जो चांगथांग जो है ये एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यानी कि देखने के लिए जंगली जानवर भी मिल जाएंगे, जिनमें से भेड़िया और स्नो लेपर्ड और काला हिरन यानी कि जो है फेमस है, यानी कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यदि आप चांगथांग आ चुके हैं यानी कि जो भी घूमने के लिए गए होंगे तो उनको पता ही होगा कि चांगथांग इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर 3 इडियट्स के जो सीन था वो शूट हुआ था, इसी कारण से यानी कि इस जगह को जो है फेमस हुआ है। और इसके बाद आता है यानी कि जांस्कार वैली। इसके बाद आप घूम सकते हैं, जांस्कार वैली भी कर सकते हैं, यानी कि जो लद्दाख की जांस्कार घाटी है वो यानी कि जिसको एडवेंचर चाहिए ना, प्रॉपर एडवेंचर करना है जिसको, तो वो लद्दाख
के ज़ांस्कार वैली में घूमने के लिए जा सकते हो। सबसे पसंदीदा यानी कि जिन जो एडवेंचर प्रेमी है ना, उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह है वो। और इसे ज़ांस्कार वैली को ना एडवेंचर का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। लद्दाख से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बेहद ही यानी कि सुंदर खूबसूरत ज़ांस्कार वैली है ये, और जन्नत का एहसास भी करवाती है। और ज़ांस्कार वैली में यानी कि जो बर्फ़ के ढके हुए पहाड़ की यानी कि स्वच्छ नदियों का जो पानी है ना, बिल्कुल स्वच्छ है, और बर्फ़ से यानी कि यहाँ की जो चोटियाँ है ना पहाड़ों की, वो ढकी रहती है। इस जगह की अगर बात करें तो ये लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। और जो यहाँ के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ है ना, और जो उनकी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और यह घाटी उन लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो यानी कि ट्रैकिंग वगैरह करते हैं और रिवर राफ्टिंग वगैरह, क्योंकि वहाँ पर ज़ांस्कार नदी है और जो इंडस रिवर से मिलती है जाकर के, तो उससे क्या है कि उस पानी में बहुत सारा यानी कि वेग, यानी कि जो उसकी स्पीड है यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें रिवर राफ्टिंग भी करते हैं बहुत सारे। और बहुत ही बढ़िया जगह है एडवेंचर्स करने के लिए। जो एडवेंचर्स पसंद लोग हैं ना, तो उनके लिए एक नंबर जगह है भाई, तो वो जरूर जाए ज़ांस्कार वैली। तुरतुक विलेज, इसके बाद आप जा सकते हैं तुरतुक विलेज। और तुरतुक विलेज जैसे हिमाचल में मलाना गांव है एक, जैसे वो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है ना, बिल्कुल आखिरी गांव, तो ऐसे ही तुरतुक विलेज है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल यानी कि बॉर्डर पर जो लक्ष्मण रेखा होती है ना, उस पर बसा हुआ है ये बिल्कुल। तो ये भी यानी कि बहुत ही सुंदर गांव है ये भी। यहाँ पर यहाँ के जो लोग देखने में है ना, कि बहुत ही सुंदर है। और जो ये तुरतुक बिल्कुल यानी कि लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा लगा सकते हैं। और ये पाकिस्तान की सीमा से ना 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है यहाँ से। यानी कि आप अंदर की तरफ अगर पाकिस्तान में एंटर करते हैं तो यानी कि पूरी क्रॉस करके पाकिस्तान 12 किलोमीटर दूरी पर ही आ जाता है अंदर से। और जो ये तुरतुक विलेज है ना, यानी कि ये बाल्टिक क्षेत्र में है। जैसे ये बाल्टिस्तान है ना, गिलगिटिस्तान और बाल्टिस्तान जो है इंडिया के यानी कि लद्दाख क्षेत्र के यूनियन टेरिटरी में आते हैं वो, लेकिन अभी पाकिस्तान के उसमें है वो, बट जल्दी उसे हम ले लेंगे अपने वापस अपनी जगह को ले लेंगे। तो उसमें एक बाल्टिक क्षेत्र पड़ता है, तो बाल्टिस्तान के जो लोग हैं तो उन्हीं में से ये यहाँ पर तुरतुक विलेज में रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया घूमने की जगह है और यहाँ पर यानी कि अपनी खास किस्म की खुमानी के लिए ये प्रसिद्ध है तुरतुक विलेज। तो इसके बाद आता है तसो मोरीरी लेक। ये भी एक जगह है घूमने के लिए, बहुत ही ज़्यादा यानी कि शांत प्रिय जगह है। यहाँ पर जो पर्यटक है यानी कि काफ़ी कम आते हैं घूमने के लिए। और ये जो लेक है ना 29 किलोमीटर लंबी है करीब, और 8 किलोमीटर करीब चौड़ी है ये। और इसका जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो बिल्कुल ही असाधारण है, यानी कि आनंद लेने के लिए जो एक बहुत ही शानदार जगह है। और इसके जो इस झील का जो पानी है ना, बिल्कुल ही नीला पानी है और खारा पानी है। तो तभी जो क्रिस्टल क्लियर पानी होता है ना, वो खारा पानी होता है, इसीलिए उसके अंदर यानी कि जो खारा पानी होता है ना, उसमें जीव जंतु नहीं होते, तो इसलिए उसके अंदर गंदगी वगैरह नहीं होती, तो इसलिए वो क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। और जो ये समुद्र तल से इसकी हाइट जो है वो 15,000 फीट के करीब है। इतनी हाइट पर ये लेक बनी हुई है वहाँ पर। और जो सुंदर पहाड़ों से यानी कि अपने चारों तरफ के जो एरिया है इसका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जो है घिरा हुआ है। तो इसके बाद आता है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल, इसका नाम सुनने से आपको पता ही लग जाएगा कि मैग्नेटिक हिल का मतलब क्या है, कि कोई पहाड़ है उसके अंदर मैग्नेटिक पावर है, यानी कि जैसे कोई चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है दूसरे किसी भी यानी कि लोहे के पार्ट को, तो वैसे ही इस पहाड़ी के अंदर मैग्नेटिक पावर है। तो इसमें क्या है कि ये मैग्नेटिक पावर ऊंचाई पर है, यानी कि जैसे ये पहाड़ है यानी कि ये हिल है, तो ये क्या करती है कि अगर आपने अपनी बाइक को या गाड़ी को बंद कर दिया, एक पॉइंट बना हुआ है वहां पर, तो उस पॉइंट पर आप अपने व्हीकल को खड़ा कीजिए, अपना इंजन जो है बाइक का या गाड़ी का वो बंद कर दीजिए। तो क्या है कि वो हाइट पर ना वो जो मैग्नेटिक हिल है वो अपनी पावर से यानी कि मैग्नेटिक पावर से व्हीकल को अपनी तरफ, बंद व्हीकल को भी अपनी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो ऐसा वहाँ पर यानी कि जो जितने भी पर्यटक वगैरह जाते हैं तो वो ये सब करके जरूर देखते हैं, अपनी बाइक को बंद कर देते हैं
और धीरे धीरे आपकी बाइक या आपका कोई भी यानी कि व्हीकल है, गाड़ी वगैरह है, वो अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और हाइट पर चढ़ती है। ये नहीं है कि ढलान पर है, नहीं, वो हाइट पर ही चढ़ती है। तो ये है उसका मैग्नेटिक हिल का जो पावर कह सकते हैं आप, या जो भी वहाँ पर ये एक बहुत ही बढ़िया अनुभव है उसका। तो इसके बाद आता है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। लेह से पत्थर साहिब गुरुद्वारे का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर के अराउंड है और 1517 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने लद्दाख यात्रा की थी, तो उसके उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। और ये भी यानी कि घूमने का बहुत ही बढ़िया यानी कि पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लोग जितने भी यानी कि पर्यटक आते हैं तो इस गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और घूमने के लिए जाते हैं। इसका भी अपना एक इतिहास है। तो मैग्नेटिक हिल के बाद आता है वहाँ पर पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो लेह सिटी से यानी कि 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बना हुआ है। पत्थर साहिब गुरुद्वारा ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है और पर्यटक यहाँ पर जो भी यानी कि यहाँ से होकर के गुजरते हैं तो वो जरूर एक बार अपना मत्था टेकते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में। तो इसका भी अपना इतिहास है। कहते हैं कि 1517 ईस्वी में गुरु नानक देव जी इसी रास्ते से यानी कि लेह की तरफ गए, या उन्होंने इस रास्ते का दौरा किया था। तो वहाँ पर जो भी यानी कि दुष्ट लोग रहते थे तो उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। तो गुरु नानक देव जी ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ तो पत्थर पिघल गया। तो उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर ये गुरुद्वारा स्थापित किया गया था पत्थर साहिब गुरुद्वारा के नाम से। तो ये भी बहुत एक बढ़िया यहाँ की यानी कि हिस्ट्री है ये। तो इसके बाद जैसे ही घूमने के और भी जगह है, रुमतसी है, चौंगथांग है, हमस मठ है, यानी कि जो मठ बने हुए हैं वहाँ पर, वो भी बहुत ही बढ़िया यानी कि देखने लायक हैं। तो ये मैंने आपको बताई है यानी कि जो मेन जगह है उनके बारे में बता दिया है आपको इस वीडियो में। तो ये तो यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि आपको घूमने की जगह है जरूर है। और इसके बाद आप काफ़ी सारे यानी कि मठ हैं उनके बारे में वहाँ पर भी जा सकते हैं। जैसे डिस्किट मठ हुआ, जैसे आप नुब्रा वैली जाते हैं तो बीच में रास्ते में ये डिस्किट मठ भी पड़ता है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी यानी कि महात्मा बुद्ध जी की जो है मूर्ति है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मठ, अलची मठ भी है, तो जिन्हें आप कवर कर सकते हैं अपनी इस ड्रीम राइड के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, एंजॉय।